आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम हरियाणा कौशल रोजगार निगम पर कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ की जो रिक्विजिशन भेजनी है, जितनी भी हमारे डिपार्टमेंट में रिक्वायरमेंट है कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ की, तो वो रिक्विजिशन कैसे भेज सकते हैं। जब आप हरियाणा कौशल रोजगार निगम की वेबसाइट ओपन करेंगे तो ये पेज ओपन होगा आपके सामने। यहाँ पर आपको डिपार्टमेंट लॉगिन पे क्लिक करना है। डिपार्टमेंट लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करना है आपको। अगर आपको अपने डिपार्टमेंट का यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं मिला है तो आप चंडीगढ़ में जो ITI डिपार्टमेंट है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट डिपार्टमेंट, उस डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करके आपको ये ID पासवर्ड जनरेट करवाने पड़ेंगे। आपका हेडक्वार्टर अपने हेडक्वार्टर लेवल का ID पासवर्ड और अपने जितने भी उसके डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेज हैं उनका ID और पासवर्ड जनरेट करवा के देगा आपको। उसके बाद आप लॉगिन कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आप रजिस्ट्रेशन पे जाके खुद ट्राई करेंगे रजिस्टर करने की तो आप रजिस्टर नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है वो सिर्फ कैंडिडेट्स के लिए है जो इंडिविजुअली अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस वीडियो में जितनी इन्फॉर्मेशन है वो ऑथेंटिक नहीं है। जितना मैंने इस वेबसाइट पे काम किया है उसके हिसाब से मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। अगर आपको और ऑथेंटिसिटी चाहिए तो आप अपने हेडक्वार्टर या फिर ITI डिपार्टमेंट के हेडक्वार्टर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर भी सिर्फ वही कैंडिडेट्स अपना रजिस्ट्रेशन करें जो भी किसी डिपार्टमेंट में वर्किंग नहीं है। अगर कोई कैंडिडेट किसी डिपार्टमेंट में वर्किंग है तो उसका रजिस्ट्रेशन आपके डिपार्टमेंट को ही करना है। वर्किंग कैंडिडेट्स का रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो परिवार पहचान पत्र की वेबसाइट है उस पर जाना है आपको। PPP की वेबसाइट पर जाने के बाद जो लॉगिन का ऑप्शन है सबसे लास्ट में, उस पर क्लिक करें। यहाँ पर जो भी आपके डिपार्टमेंट का ई-सैलरी का यूज़र नेम और चेकर का पासवर्ड है वो आपको एंटर करना है। उसके बाद कैप्चा एंटर करके लॉगिन पे क्लिक करें। इस तरीके से आप इस पर अपनी ई-सैलरी के यूज़र ID और पासवर्ड को यूज़ करके लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद जो भी एम्प्लॉयज़ आपके साथ वर्किंग हैं, फिलहाल कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहे हैं, उनका आधार नंबर एंटर करना है। उसके बाद जो आधार में नाम है सेम वही नाम एंटर करना है आपको। यहाँ पे एंटर करने के बाद वेरीफाई पे क्लिक करें। ये आपके नाम को आपके आधार कार्ड में जो नाम है उसके साथ वेरीफाई करेगा। वेरीफाई होने के बाद ये आपका परिवार पहचान पत्र की जो ID है वो अपने आप से उठा लेगा। उसके बाद इस कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय को जो भी इस टाइम मंथली सैलरी मिल रही है उसकी यहाँ पर एंट्री करें मंथली रिम्यूनरेशन में। उसके बाद उस एम्प्लॉय का मोबाइल नंबर एंटर करें। सोर्स ऑफ एंगेजमेंट में आपको सिलेक्ट करना है कि वो पार्ट 1 पॉलिसी के तहत है, पार्ट 2 के तहत है, या फिर हार्ट के थ्रू है, या फिर रिटायर होने के बाद वो रीएम्प्लॉय हुआ है, या फिर इनमें से किसी और तरीके से भी अगर उसको एंगेज किया गया है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद फिर ऑफिस सिलेक्ट करें कि फिलहाल कहाँ पर वर्किंग है वो। यहाँ पर जब आप अपने चेकर की यूज़र ID से लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर आपके डिपार्टमेंट का नाम बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। इस तरीके से ये सारी डिटेल्स एंटर करने के बाद आपका जो प्रेजेंट में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वर्किंग एम्प्लॉय है वो यहाँ पर शो हो जाएंगे इसके नीचे। यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो मैंने अपने डिपार्टमेंट की एंट्रीज की हैं। तो जो फिलहाल करंट में वर्किंग एम्प्लॉयज़ हैं उनकी एंट्रीज आपको यहाँ पे करनी है। और जो इसके अलावा आपको नई एम्प्लॉयज़ की रिक्विजिशन चाहिए या फिर इन्हीं एम्प्लॉयज़ में से आप हरियाणा कौशल रोजगार निगम के थ्रू रखना चाहते हैं इन्हीं एम्प्लॉयज़ को, तो उसके लिए भी आपको रिक्विजिशन सेंड करनी पड़ेगी हरियाणा कौशल रोजगार निगम पे। उन सबका सेम ही प्रोसेस है। डिपार्टमेंट लॉगिन पे जाके लॉगिन कर लें। लॉगिन करने के बाद अगर आपके यूज़र ID और पासवर्ड नए हैं तो सबसे पहले आपको अपना पासवर्ड रीसेट करना पड़ेगा। अब जैसे मैं अपना पासवर्ड रीसेट कर चुका हूं तो ये होम स्क्रीन आ गई है सीधी मेरे सामने। अगर आप न्यू यूज़र हैं तो पासवर्ड रीसेट करने के बाद ये आपसे एम्प्लॉय का यूनिक कोड मांगेगा। उस यूनिक कोड में आपको जो आपका DDO है उसका यूनिक कोड एंटर करना है। यूनिक कोड एंटर करके और मोबाइल नंबर आप चाहें तो DDO का डाल दें या फिर जो डीलिंग है उसका डाल दें, क्योंकि जितनी बार भी आप लॉगिन करेंगे उतनी बार OTP जाएगा उसके मोबाइल पे। तो जो भी आपको कन्वीनियंट लगे वो मोबाइल नंबर आप यूज़ कर सकते हैं। ये सारा प्रोसेस पूरा करने के बाद ये होम स्क्रीन आएगी। उसमें 2 ऑप्शन हैं, एक बजट एलोकेशन का और एक मैन पावर रिक्विजिशन का। सबसे पहले आपको बजट एलोकेशन पे जाना है। यहाँ पर जैसे मेरे डिपार्टमेंट में सिर्फ 1/4/21 से लेकर 31/3/22 तक का बजट दिखा रहा है ये। अगर आपको इस फाइनेंशियल ईयर की कोई रिक्विजिशन सेंड करनी है तो आप इसको यूज़ करके सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट ईयर की रिक्विजिशन के लिए आपको नेक्स्ट ईयर का बजट यूज़ करना पड़ेगा। उसके लिए जैसे यहाँ पर ये कॉलम्स एक्टिव नहीं है जो डार्क दिख रहे हैं आपको, तो नए फाइनेंशियल ईयर के लिए ये कॉलम्स आपको एक्टिवेट करवाने पड़ेंगे। इसके लिए भी आपको
ITI डिपार्टमेंट की जो हेड ऑफिस है चंडीगढ़ में, वहाँ पे कांटेक्ट करना पड़ेगा, या फिर अपने हेडक्वार्टर के थ्रू भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। रिक्वेजिशन सेंड करने से पहले आपको बजट की डिटेल्स एंटर करनी है। जैसे इस फाइनेंशियल ईयर में कितना टोटल वेजेस में कितना बजट था आपके पास, यहाँ पर वेजेस हेड का बजट एंटर करना है, जो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। जितना भी बजट आपको अलॉट हुआ था वो एंटर करें, और जितना एस्टिमेटेड बजट आप कंज्यूम कर चुके हैं या फिर जितना कंज्यूम होने वाला है वो एंटर कर दें। यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखें, अगर आप रिक्वेजिशन भेज रहे हैं तो जितनी भी उस एम्प्लॉय की सैलरी है उसके सैलरी के जितना रिमेनिंग बजट रहना चाहिए, वरना ये एक्सेप्ट नहीं करेगा रिक्वेजिशन को। तो अगर आपको बजट कम भी अलॉट हुआ है तो जितना बजट खर्च हुआ है उससे ज़्यादा यहाँ पर शो करें, ताकि यहाँ रिमेनिंग में कुछ बजट रहे। ये एंट्रीज करने के बाद सबमिट कर दें। सबमिट करने के बाद फिर आप मैन पावर रिक्वेजिशन में जा सकते हैं। इसके बाद रिक्वेजिशन सेंड करने के लिए सेकंड ऑप्शन पर क्लिक करें। यहाँ पर मैंने कुछ डेजिग्नेशन की एंट्रीज कर दी थी, जो भी पोस्ट हमें चाहिए। तो जितना भी इन पे बजट खर्च हुआ है वो इसने ऊपर दिखा दिया है। यहाँ पर इतना बजट मेरे पास बैलेंस था, जो मैंने अभी बताया था बजट एलोकेशन में जो बैलेंस रहना चाहिए, उसमें से इतना बजट मैं कंज्यूम कर चुका हूँ। इसके अलावा भी मुझे अगर रिक्वेजिशन भेजनी है तो मुझे यहाँ पर उसी के हिसाब से एंट्रीज करनी है। इस ऊपर वाले ऑप्शन को आप तभी सिलेक्ट कर पाएंगे जब अगले फाइनेंशियल ईयर का बजट आपके पहले वाले ऑप्शन में शो हो जाएगा। अदरवाइज ये यहाँ पर वही लिखा हुआ आएगा 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक। यहाँ पर आपको जॉब कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। जॉब कैटेगरीज के बारे में जो नोटिफिकेशन आई थी उसके बारे में पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ मैं, आप वो नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। यहाँ पर जो कम सैलरी वाली पोस्ट है वो लेवल 1 में है, उसके बाद लेवल के हिसाब से जो सैलरी है वो बढ़ती रहती है। तो अब मुझे जिस पोस्ट के लिए एंट्री करनी है वो लेवल 1 में है, तो यहाँ से लेवल सेलेक्ट करें। उसके बाद आपको डेजिग्नेशन सेलेक्ट करना है। इसमें भी आपके डिपार्टमेंट में कोई डेजिग्नेशन ऐसा होगा जो यहाँ पर शो नहीं होगा, उसके लिए भी आपको अपने हेडक्वार्टर के थ्रू ITI डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करना पड़ेगा, ताकि वो यहाँ पर इसकी एंट्री कर दें बैक एंड से NIC वाले। अगर यहाँ पर वो डेजिग्नेशन अवेलेबल है तो आप डायरेक्ट उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मुझे अभी जो रिक्वेजिशन भेजनी है वो स्वीपर कम चौकीदार की भेजनी है, लेकिन कोई भी पार्ट टाइम स्वीपर का डेजिग्नेशन इसमें अवेलेबल नहीं है। तो अगर आप पार्ट टाइम स्वीपर का भेजना चाहते हैं तो आप उसके लिए ये पोस्ट जनरेट करवा सकते हैं हेड ऑफिस से कांटेक्ट करके। अदरवाइज जो भी डेजिग्नेशन अवेलेबल हो जिसके ऊपर रिक्वेजिशन भेजनी है तो उसको सिलेक्ट कर लें। कुछ डेजिग्नेशन ऐसे होंगे जिसमें डेजिग्नेशन सेलेक्ट करते ही जॉब डिस्क्रिप्शन अपने आप लिखा हुआ आ जाएगा। अगर यहाँ पर नहीं लिखा हुआ आ रहा है तो आप इसकी मैनुअल एंट्री कर सकते हैं। जिस टाइप की भी ये जॉब है उसका डिस्क्रिप्शन एंटर करें। स्किल सर्टिफिकेट क्वालिफिकेशन ये पहले से ही फील्ड हैं, इनको आप नहीं छेड़ पाएंगे। उसके बाद प्लेस ऑफ जॉब, जिस शहर में भी आपका ऑफिस है वो सिलेक्ट करें। इस पोस्ट के लिए अगर किसी भी एक्सपीरियंस की आपको ज़रूरत है तो उसको सिलेक्ट करें। यहाँ पर आप 0 से लेकर अगर 10 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस चाहिए तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी आपको ठीक लगे इस जॉब के लिए वो सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद ये इसकी जो सैलरी है, ESI EPF है, ये सारी चीज़ें अपने आप उठा लेगा। अगर आप यहाँ से ज़्यादा एक्सपीरियंस सिलेक्ट करते हैं तो उसके हिसाब से इसकी सैलरी भी चेंज हो जाएगी अपने आप। जैसे यहाँ पर 15,450 इसकी सैलरी है। अगर आप यहाँ से एक्सपीरियंस चेंज करते हैं तो जैसे मैंने एक्सपीरियंस में 5 से 10 साल किया तो इसकी सैलरी अपने आप बढ़ गई है यहाँ पर। तो इसके हिसाब से ये अपने आप सैलरी उठा लेगा जो गवर्नमेंट ने फिक्स की है उसके हिसाब से। तो जो भी आप चाहें वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसके जो अदर फंड्स हैं जो भी इसको मिलता है, ESI EPF लेबर वेलफेयर फंड, वो सभी अपने आप एंट्रीज हो जाएंगी इसकी। इसके अलावा जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के सर्विस चार्जेस हैं उसके ऊपर GST जो लगना है वो सब कुछ टोटल होके ये सैलरी आएगी यहाँ पर। यहाँ पर आपको एंट्री करनी है कि उस जॉब के लिए आपको कब से कब तक चाहिए एम्प्लॉई। तो जिस डेट से जिस डेट तक भी आपको कॉन्ट्रैक्ट पे रखना है एम्प्लॉई को वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इस वेबसाइट में अभी एक दिक्कत ये भी है, अगर आप 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का पीरियड सिलेक्ट करते हैं तो ये 365 दिन की जगह 364 दिन दिखाता है। इसी तरह अगर आप 1 महीने के लिए भी सिलेक्ट करेंगे तो उसमें भी 1 दिन कम दिखाएगा ये। तो हो सकता है NIC वाले इसको भी ठीक कर दें। यहाँ पर जितने भी इस पोस्ट के लिए आपको कैंडिडेट्स चाहिए उसकी एंट्री करें। यहाँ पर एंट्री करने के बाद जितने कैंडिडेट्स हैं उसके हिसाब से यहाँ पर टोटल बजट अपने आप उठा लेगा ये कैलकुलेट करके। इसके बाद जो लास्ट ऑप्शन है उसमें आपको येस या नो सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है, डू यू वांट आउटसोर्स मैन पावर हु हैव वर्कड प्रीवियसली इन गवर्नमेंट फॉर दिस रिक्विजिशन।
तो जो आपने मेरा परिवार की जो वेबसाइट है परिवार पहचान पत्र की, उस पर जिन एम्प्लॉयज़ की एंट्री की है, अगर उन्हीं में से आप किसी को रखना चाहते हैं तो यस करें। अगर आपको नए कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट है तो इसको नो सेलेक्ट कर लें। जो भी आपको ठीक लगे वो सिलेक्ट करके उसके बाद ये टिक करना है आपको चेक बॉक्स कि रिक्वायर्ड बजट इसके लिए अवेलेबल है और आप इसकी अप्रूवल ले चुके हैं। ये सारी डिटेल्स एंटर करने के बाद इसको सेव कर दें। सेव करने के बाद यहाँ पर पॉपअप आ चुका है इंडेंट सेव सक्सेसफुली। तो ये आपकी रिक्वेजिशंस की एंट्री हो चुकी है। अब इनको आप एक एक सिलेक्ट करके फॉरवर्ड कर सकते हैं निगम को। आप यहाँ से चाहें तो इसको एडिट भी कर सकते हैं और इसको डिलीट भी कर सकते हैं इस एंट्री को। जब आप एडिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसकी कोई भी डिटेल आप एडिट कर सकते हैं और इसके लास्ट में आके यहाँ पर आप कैंसिल भी कर सकते हैं इस इंडेंट को। तो इस तरीके से जो भी रिक्वेजिशन भेजनी है हरियाणा कौशल रोजगार निगम को वो आप सेंड कर सकते हैं। अगर इसमें आपको कोई परेशानी आ रही है, कोई पोस्ट नहीं है या फिर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का बजट शो नहीं हो रहा है या फिर आपके डिपार्टमेंट के हिसाब से कोई और प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आप अपने हेडक्वार्टर के थ्रू ITI डिपार्टमेंट के हेडक्वार्टर में कॉन्टेक्ट करें। क्योंकि जो फील्ड ऑफिसेज हैं ITI डिपार्टमेंट के या फिर ITIs हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, वहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको इस वेबसाइट का एक्सेस नहीं दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। इसके अलावा अगर आप और कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।